हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। तो चलिए इस क्लास में, इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा नेक्स्ट लेसन 11 होने वाला है। लेसन का नाम है अदर मूड डिसऑर्डर ड्यू टू, हम ये कह सकते हैं मूड डिसऑर्डर ड्यू टू जनरल मेडिकल कंडीशन। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 1 मिनट आप मुझे सुनिए, आपको कंप्लीट लेसन में ये समझ आ जाएगा कि आने वाली 10-15 मिनट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। अब तक हमने कुछ मूड डिसऑर्डर्स के बारे में स्टडी किया था, ठीक है। अब लेसन कहता है कि इसमें जो हमारे मेन टॉपिक है ना, वो कहता है कि कुछ ऐसे रीजन भी हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं, और वो कंडीशन कौन सी है, कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं भाई, दैट लीड्स टू अ स्पेसिफिक मूड डिसऑर्डर, जो कि मूड डिसऑर्डर्स की तरफ है, जो लेकर जाती है। तो इस चैप्टर में हम मूड डिसऑर्डर्स को डिस्कस नहीं करने वाले, हम करने वाले उन मेडिकल कंडीशंस को डिस्कस जो कि कारण बनती है किसी स्पेसिफिक मूड डिसऑर्डर का, ठीक है। अब आपको इतना पता चल जाता है कि इनमें ना मेन रोल मेडिकल कंडीशन, फिजिकल हेल्थ का जो मेन इशू रहता है, जिसकी वजह से किसी बंदे के मूड्स में मूड स्विंग्स देखने को मिलेगा, मूड डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो मूड डिसऑर्डर है, वहां पर जो रीजन हमने अभी तक पढ़े थे वो साइकोलॉजिकल रीजन पढ़े थे, या हम कहें बाहर जो हमने स्ट्रेसर थे, स्ट्रेसर्स रिस्पॉन्सिबल थे किसी एक पर्सन के मूड को अनस्टेबल करने के लिए, मूड स्विंग्स के लिए, हम ये कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मूड है वो फिजिकल या मेडिकल कंडीशंस की वजह से है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये वाले जो मूड डिसऑर्डर है ना भाई, ये प्राइमरी मूड डिसऑर्डर की कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए, प्राइमरी मूड डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब हम थियरी रीड करेंगे साथ के साथ और समझेंगे कौन कौन सी वो मेडिकल कंडीशंस है जिनकी वजह से मूड डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बड़ा ही आसान और बिल्कुल शॉर्ट होने की कोशिश करते हैं, वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। मूड डिसऑर्डर एक ऐसी साइकेट्रिक कंडीशन है जिसमें एक पर्सन को सिग्निफिकेंट मूड डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, जिसमें उसको स्ट्रेस या हम कहें डिप्रेशन और मैनिया होने के चांसेस है। लेकिन क्यों? क्योंकि डायरेक्टली कोज्ड बाय अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, किसी मेडिकल कंडीशन, किसी फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम आने की वजह से जब किसी के मूड में चेंज आए तो हम क्या कहेंगे, मूड डिसऑर्डर ड्यू टू जनरल मेडिकल कंडीशन। समझ में आया? ठीक है। हमने पढ़ा अभी अभी जो मूड डिसऑर्डर्स के जो सिम्टम्स थे वो फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से हैं, यहाँ पर हमारी बॉडी से रिलेटेड जो मेडिकल कंडीशन, उनका रिजल्ट निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा कि हमारे मूड खराब हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमने पहले पढ़ा, पहले वालों में जो पहले डिसऑर्डर्स जो मेन प्राइमरी मूड डिसऑर्डर की कैटेगरी में आते हैं, वहां पर साइकोलॉजिकल और स्ट्रेस रिलेटेड इशू रहते थे, बायोलॉजिकल इशू रहते थे, एनवायरमेंटल इशू रहते थे, जिनकी वजह से मूड डिसऑर्डर, या हम कहें, हाँ बायोलॉजिकल हम डिस्कस कर चुके हैं। तो समझ में आया कि व्हाट एक्चुअली वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस क्लास। तो ओके, मूड डिसऑर्डर ड्यू टू जनरल मेडिकल कंडीशन। तो कुछ कंडीशंस है जहां पर आप इनको डायग्नोज करेंगे। कैसे करेंगे कि एक पर्सन को लगातार मूड डिस्टर्बेंस हुए जा रहा है, उसको डिप्रेशन हो सकता है, मैनिया हो सकता है, या मिक्स्ड फीचर कुछ भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। मूड डिस्टर्ब डायरेक्टली कोज बाय मेडिकल कंडीशन, फॉर एग्जांपल किसी को काफ़ी लंबे से, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, इनमें से कोई एग्जांपल नहीं। हाँ, आपने सुना किसी बंदे को भाई कैंसर हो गया है। अब आप ध्यान से ये सोचकर मुझे बताएं कि जब किसी को पता चले कि तुम्हें कैंसर है और आने वाले 5-6 महीनों में इफ़ यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट तो आपको जाना होगा यहाँ से, मतलब आपकी डेथ नियर है ना। तो कैसा रहेगा? क्या वो बंदा खुश हो जाएगा? क्या वो आपको लगता है कि खुशी-खुशी सारे काम एज़ यूजुअल करेगा जैसे वो करता था? शायद नहीं। लेकिन कैंसर होने की खबर को सुनते ही उसके मूड पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो हम उनको कहेंगे कि कैंसर की वजह से मूड खराब हुआ है। समझ में आया? सिम्पटम्स नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय, किसी भी मेंटल डिसऑर्डर से जब हम उनको मैच करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हमने DSM-4 DSM-5 का हेल्प करेंगे, तो वहाँ पर NOS की कैटेगरी में आएँगे ये, कि कोई स्पेसिफिक मेजर डिप्रेसिव या बाइपोलर डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलेगा ही नहीं। हमने MDD में बहुत सारी 3 स्टेजेस पढ़ी थी, बाइपोलर में हमने 3 स्टेजेस पढ़ी थी, इनमें से किसी का भी क्राइटेरिया मैच नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मूड डिसऑर्डर है वो किसकी वजह से, कोई स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन की वजह से है। तो हमें क्या करना होगा, उस पेशेंट की, उस क्लाइंट की मेडिकल हिस्ट्री को निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा, और उसकी डेली लाइफ इफेक्ट होगी। इतने ही हैं सिम्टम्स जिससे कि आप उनको डायग्नोज कर सकते हैं। तो होपफुली आपको यहाँ पर ये समझ में आया होगा, मूड डिसऑर्डर मेडिकल कंडीशन क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। सो ये हम डिस्कस नहीं करने वाले, डिप्रेसिव सिम्टम्स को हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, बिल्कुल सेम है जो हमने मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में
चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, मैनिया में, बाइपोलर में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम उन मेडिकल कंडीशंस को, फिजिकल इलनेस को डिस्कस करने जा रहे हैं जिनकी वजह से, जिनका रिजल्ट क्या निकल कर आता है, जिनका रिजल्ट निकल कर आता है भाई मूड डिसऑर्डर, जिनका रिजल्ट निकल कर आता है मूड डिसऑर्डर। समझ में आ रहा है? मूड डिसऑर्डर में किसी को डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, इमोशनल चेंज हो सकता है, या हम कहें मैनिया हो सकता है, या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मेन कंडीशन क्या है, मेडिकल, फिजिकल इलनेस, फिजिकल हेल्थ, समझ रहे हैं? तो चलिए वन बाय वन हम उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पार्किंसन डिसीज आता है। आप लोगों ने ये डिसीज मोस्टली जो हम कहें बुजुर्ग में देखी होगी। अक्सर बुजुर्ग लोगों में जो बड़े उम्र के हो जाते हैं, उनमें कुछ लोगों में क्या होता है कि उनके हाथों में कंपन आ जाती है, गर्दन ऐसे ऐसे हिलेगी, ऐसे ऐसे हिलती ही रहेगी, ऐसे हिलती रहेगी, हाथों में ऐसे 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 कंपन आएंगे। अगर आप देख पा रहे हैं तो ऐसे ऐसे करके हिलेंगे। मैंने बहुत बहुत लोगों को देखा है। बहुत दैट मीन्स ऐसा नहीं कि मैं सबको इनको ही देखता हूँ, बहुत दैट मीन्स मैंने लगभग 5 से 10-12 लोगों को ऐसा देखा है जिनके बीच पार्किंसन डिसीज से जो सफर कर रहे हैं। अब पार्किंसन डिसीज कैसे एक पर्सन के मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है, आप बेसिकली सोचकर देखेंगे तो सही बात यह है कि अगर हम इस पेन को भी पकड़ पा रहे हैं, पेन टाइप है ये, ठीक है, तो हम इस पेन को पकड़ पा रहे हैं, तो जब हमें वो प्रॉब्लम होगी ऐसे ऐसे लिखने में, तब मैं अगर लिखने की कोशिश करूंगा तो ऐसे लिखूंगा भाई, पार्किंसन डिसीज। तो ऐसे ऐसी, तो अगर मैं आपको टीच ही नहीं कर पा रहा हूँ, इफ अगर मेरा मोटिव ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो मुझे खुशी कहाँ से होगी? समझ रहे हैं? मेरे मूड डिस्टर्ब होंगे। जो मेरा मोटिव है, जो मेरा पोटेंशियल है, अगर मैं उसको यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ, किसकी वजह से? एक फिजिकल इलनेस की वजह से। एक डिसीज है जिसको पार्किंसन डिसीज बोलते हैं, बॉडी में ट्रिमर्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ, मेरी डेली फंक्शनिंग अफेक्ट हुई, जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा है। तो पार्किंसन डिसीज आपको समझ में आया? ठीक है, किसकी वजह से होता है भाई? लो डोपामिन की वजह से होता है। ठीक है, डोपामिन कहाँ रिलीज होता है? हमारे सब्सटेंशिया नाइग्रा में होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलो आगे थ्योरी पढ़ लेते हैं। ए ब्रेन डिसऑर्डर दैट अफेक्ट मूवमेंट ड्यू टू द लॉस ऑफ डोपामिन। डोपामिन की कमी की वजह से हमारी बॉडी की मूवमेंट में कमी आ जाना, जो कि अब ये डोपामिन है ऐसा केमिकल है जो हमारी बॉडी को मूड स्टेबलाइजर में भी इसको बोला जाता है कि कंट्रोल करता है, लेकिन मेनली ये बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से बॉडी में ट्रीमर, स्टिफनेस, स्लो मूवमेंट देखने को मिलती है। और इन्हीं की वजह से क्या होने के चांसेस है? डिप्रेशन और एंजाइटी होने के चांसेस है। एग्जाम्पल आप खुद पढ़ेंगे, एग्जाम्पल मैंने दे भी दिया है, तो आप उसको कंपेयर करना और समझने की कोशिश करना। मूड सिम्टम्स की बात करें तो डिप्रेशन, फटीग और लैक ऑफ मोटिवेशन वहां पर आपको नजर आएगा। ट्रीटमेंट, डोपामिन इंक्रीज करने वाली मेडिसिन लेनी होंगी, थेरेपीज और काउंसलिंग, रेगुलर सेशंस हमें करवाने होंगे, सो दैट वो पर्सन रिकवर कर सके। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस को समझने के लिए आप ये पिक्चर ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको इतना तो पता होगा भाई, ये न्यूरॉन है ना, ये भी न्यूरॉन है और ये भी न्यूरॉन है, ये डेंड्राइट्स है हमारी, ये सेल बॉडी है, ये सोमा है, ये हमारे नोड ऑफ रेनवायर है, यहाँ पर जो येलो कलर है ये माइलिन शीथ है। ठीक है, ये किसको बोलते हैं? माइलिन शीथ। अब ये माइलिन शीथ हमारे नोड ऑफ रेनवायर को प्रोटेक्ट करती है, जो कि यहाँ से जब मैसेज जाता है तो पीछे तक ट्रांसफर होता है। ये इस न्यूरॉन का काम है, इतना आप सभी को पता होगा। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर माइलिन शीथ डैमेज हो गई है। कैसे डैमेज हो जाती है? चलो पढ़ लेते हैं। एक क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज मतलब अपने आप में ही हमारा इम्यूनो सिस्टम वीक हो रहा है। हालांकि आप लोगों को ये HIV में भी देखने को मिलेगा, लेकिन डिफरेंस क्या है? वह द बॉडी इम्यून सिस्टम, यहाँ पर हमारा जो इम्यून सिस्टम है गलती से हमारे प्रोटेक्टिव जो शेल है, नर्व सेल को जो प्रोटेक्ट करती है माइलिन शीथ, उसको खाना शुरू कर देता है, मतलब उसको चोट पहुंचाना शुरू कर देता है, उसको खत्म करना शुरू कर देता है। अब जिसकी वजह से क्या होगा, जो यहाँ के जो मैसेजेस हैं यहाँ तक जाने वाले थे, यहाँ पर भी फिर आपको एक न्यूरॉन नजर आएगा, ऐसे बना लो अभी इसको। ठीक है, ये इनकी डेंड्राइट यहाँ टर्मिनल एंड से कनेक्ट होंगी और फिर नेक्स्ट ऐसे करते करते मैसेजेस सेंड होते हैं। तो ऐसे मैसेजेस अगर माइलिन शीथ नहीं होगी तो हमारा मैसेज इंटरप्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की कोऑर्डिनेशन में वीकनेस आएगी, हम कहीं कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम आपको नजर आएगी, क्योंकि मैसेज इंटरप्ट हो रहा है। अब किसी को प्रॉपर मैसेज हम क्या करते हैं, जब हेलो हेलो करते हैं, हेलो, अब आवाज नहीं आ रही यार, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, समझ आ रहा है? एक सेंटेंस आपको अधूरा सुनेगा, एक कंप्लीट सुनेगा, एक अधूरा एक कंप्लीट, शायद ये सुने कि क्या, अब
है ना। तो ये क्या है, ऐसे ही हमारा नर्वस सिस्टम जब पूरे मैसेज नहीं जाएंगे, पूरी कमांड नहीं जाएगी, तो कैसे एक्ट करेगा, समझ में आ रहा है। जिसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बिटवीन द ब्रेन एंड बॉडी क्रिएट होती है कि ब्रेन और बॉडी में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। अब ब्रेन ने सिग्नल दिया कि आप यहाँ से हाथ हटा लो, लेकिन आपको बाद में पता चलता है तब तक हाथ जल जाएगा, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन इशू, मूड डिस्टर्बेंस, अब इस तरह की चीजें अगर किसी के साथ होगी तो कितने दिन खुश रहेगा, आप खुद बताएं। ये सभी प्रॉब्लम ना जब एक पर्सन पर, खुद जो पर्सन सफर कर रहा है उसको अपने आप ही महसूस होना शुरू हो जाता है, भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो अच्छा खासा था, है ना। तो ये चीजें डिप्रेशन, मूड स्विंग या ओकेजनल एक्सट्रीम हैप्पीनेस, यूफोरिया, इसको जो एक्सट्रीम हैप्पीनेस को यूफोरिया बोला जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के सिम्टम्स आपको, मूड सिम्टम्स नजर आएंगे, तो आपको करना क्या होगा, मेडिसिन लेनी होगी जो डिसीज को कंट्रोल करे, थेरेपी और काउंसलिंग के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सीजर एपिसोड। अब सीजर एपिसोड हम इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे मिर्गी के दौरे। जब किसी बच्चे को मिर्गी के दौरे या बड़े पर्सन को दौरे आते हैं तो वो कैसे एक्ट करता है, ये सिम्टम्स आपको नजर आ रहे होंगे कि एकदम से ऐसे ऊपर नीचे आंखों का बदल जाना, एकदम से, है ना, ऊपर नीचे हो जाने, आंखों जो ब्लैक ब्लैक होता है हमारा, ये ऊपर नीचे होना, ऐसे हाथों का मुड़ जाना, जीभ दबा लेना या अपने दांतों को बिल्कुल जोर से प्रेस कर लेना, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं आंखें कैसे बता रही है, हमारा ब्रेन की आंखें हमारे नर्वस सिस्टम पर क्रॉस लग गया। कोई भी पूरी की पूरी फंक्शनिंग हम कहेंगे, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें जो एक्टिविटीज होती हैं वो अबनॉर्मल एक्टिविटीज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि नॉर्मल होगी तो हम नॉर्मल होंगे, लेकिन यहाँ पर जो एक्टिविटीज है, न्यूरॉन्स की एक्टिविटीज, वो इतनी गड़बड़ में हो जाती है कि जिसकी वजह से हमें सीजर, सडन अनकंट्रोल मूवमेंट हमारी बॉडी में होना शुरू हो जाती है, हम कॉन्शियस नहीं रह पाते, ठीक है। और अगर किसी बच्चे के साथ अगर ऐसा स्कूल में हो जाए एक बार दो बार, तो बार बार ये डर रहेगा कहीं फिर आ जाए, फिर आ जाए, और जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी या इमोशनल इंस्टेबिलिटी बच्चे में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती हैं। तो मूड सिम्टम्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, कंफ्यूजन, ये डर कि कहीं फिर से ना हो जाए, तो ट्रीटमेंट एंटी सीजर्स मेडिसिन लेनी होगी थेरेपी और काउंसलिंग के साथ, सो दैट दैट बॉय और गर्ल कुड रिकवर फ्रॉम सच काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स, हम ये कह सकते हैं। सो डायबिटीज़ की बात कर लेते हैं भाई, डायबिटीज़ कैसे। अब डायबिटीज़ को हमने इंसुलिन शॉक थेरेपी में किया था, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर था हमारा, ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोपैथोलॉजी, वहाँ पर हमने इंसुलिन शॉक थेरेपी कहा था, और हमें पता चला था कि अगर शुगर लेवल इंक्रीज है किसी की बॉडी में, ये मशीन है आपको पता है, शुगर लेवल इंक्रीज है तो वो क्या करेगा, इंसुलिन को इंजेक्ट करेगा हमारी बॉडी के अंदर। इंसुलिन क्या करेगी, शुगर लेवल को कम करेगी, हम कहेंगे कि शुगर लेवल को बैलेंस करेगी भाई, ठीक है। इतना वो डोज और शुगर लेवल डिपेंड करेगा कि इंसुलिन की डोज कितनी रहेगी। तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जहां हम कहेंगे कि हमारी बॉडी ब्लड लेवल को, जो शुगर लेवल है उसमें, जो ब्लड में शुगर लेवल है उसको कंट्रोल नहीं कर पाती प्रॉपरली, ठीक है। तो इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है, ये आपको पता लग गया। अब जो ये डायबिटीज़ है, ये दो तरह का होता है, डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ 2, ठीक है। अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि डायबिटीज़ में जो प्रॉब्लम होती है वो इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, पार्किंसन प्रॉब्लम डोपामिन की डेफिशिएंसी से होती है। इसका जो रीज़न या हम इसके इफेक्ट कौन कौन क्या क्या हो सकते हैं, फटीग, थकान, मूड स्विंग्स हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी। अगर हम कहें किसी का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियस है कि वो ज़्यादा थोड़ा सा एक्टिव ज़्यादा रहेगा, एंजाइटी ज़्यादा होने के चांसेस। अगर शुगर लेवल बिल्कुल ही लो है तो उसको डिप्रेशन या फिर हम कहें फटीग होने के चांसेस, थकावट सी महसूस होगी, काम नहीं कर पाएगा, समझ रहे हैं। तो मूड सिम्टम्स में डिप्रेशन इज ट्वाइस एज कॉमन इन डायबिटिक पेशेंट के अंदर, जो डिप्रेशन डबल होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, डाइट, प्रॉपर डाइट, मेंटेन शुगर लेवल वाली, जो शुगर लेवल को कंट्रोल कर आप अपनी डाइट करें, एक्सरसाइज, मेडिसिन, थेरेपी, काउंसलिंग। थेरेपी, काउंसलिंग क्योंकि हम साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो अकेली मेडिसिन नहीं देंगे, हम ये कहेंगे कि हमें काउंसलिंग की ज़रूरत ज़रूर रहेगी। पैराथायरॉयड डिसऑर्डर की बात करते हैं भाई। पैराथायरॉयड डिसऑर्डर, देखो डॉक्टर कैसे चेक कर रहा है इस बच्चे का, एक ऐसी कंडीशन जहां पर हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो 4 स्मॉल ग्लैंड होते हैं हमारी नेक के पास यहाँ पर, ठीक है, वो अगर पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज करें, कैसे, या तो ज़्यादा या कम, ज़्यादा और कम दोनों ही मामलों में हमारी बॉडी में जो ब्लड में कैल्शियम लेवल है वो इम्बैलेंस हो जाता है, और इस इम्बैलेंस के चलते हमें मेंटल कंफ्यूजन, डिप्रेशन, एंजाइटी और कुछ केसेस में साइकोटिक जो सिम्टम्स भी नजर आना लाजमी है, बिल्कुल। तो आपको समझ में आया,
पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करता है, वो ज़्यादा और कम करेगा, जिसके बेस पर आपके ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल है वो इम्बैलेंस हो सकता है। ठीक है, इम्बैलेंस होते ही आपको जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या मूड डिसऑर्डर्स है जो प्रॉब्लम होना बिल्कुल संभव है। ठीक है, सो ट्रीटमेंट क्या करेंगे, हम कुछ ऐसी मेडिसिन लेंगे जिसमें कि कैल्शियम लेवल हमारे ब्लड का वो मेंटेन रहे, मूड ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं। सो नेक्स्ट की बात करते हैं थायराइड डिसऑर्डर। थायराइड डिसऑर्डर अगर आप लोगों ने ना नॉर्मली सुना हो, भाई हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि हमने जैसे कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जिनको थायराइड है, लेकिन कमाल की बात ये जिनको मैं जानता हूँ एक को है जैसे पूरे हेल्दी हैं वो, लेकिन रीज़न क्या है, थायराइड, और वो कहते हैं कि थायराइड मुझे फूलना थायराइड है, भाई हरियाणा में ऐसा ही बोला जाता है। और जो पतले लोग हैं उनको बोला जाता है कि सूखना थायराइड है, सूखना दैट मीन्स दैट पर्सन गोट स्लिम। ठीक है, और फूलना दैट मीन्स वो पर्सन बिल्कुल हेल्दी मोटा होता चला जाएगा, कम खाएगा तो भी मोटा होगा, समझ रहे हैं। तो ये जो मामला क्या है थायराइड का, ये है हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में जो होते हैं आपको सिम्टम्स वो ये होंगे, वेट गेन, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, स्लो हार्ट बीट रहेगी आपकी, पफी थोड़ा सूजन जैसा महसूस होगा चेहरे पर। ठीक है, ये सिम्टम्स है हाइपोथायरॉयडिज्म की। हाइपर के डायरिया, वेट लॉस, रैपिड हार्ट बीट, बल्जिंग आइज, आंखों जैसे ऐसे फुली फुली आंखें रहती है, मोटी मोटी आंखें, ऐसा। हेयर लॉस दोनों में होगा, गोइटर दोनों को होने के चांसेस रहते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स है हाइपोथायरॉयडिज्म के और हाइपरथायरॉयडिज्म के। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए डिसीज अफेक्टिंग द थायराइड ग्लैंड विच रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। अब जो ये डिसीज है, जो हमारी थायराइड डिसऑर्डर है, थायराइड की वजह से हमारा थायराइड ग्लैंड अफेक्ट होता है, जो कि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म, एनर्जी और मूड को स्टेबल रखने में, रेगुलेट करने में कंट्रीब्यूट करता है। हमने डिस्कस किया कि देयर आर टू टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स, या हम कह सकते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। अब ये जो थायराइड कब, हाइपोथायरॉयडिज्म कब होगा, जब थायराइड प्रोड्यूस करेगा बहुत कम हार्मोन, बहुत कम। ठीक है, जिसकी वजह से हमने सिम्टम्स पढ़े वो सब होंगे। अगर थायराइड ग्लैंड जो हमारा है वो बहुत ज़्यादा हार्मोन रिलीज करेगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमने सब कुछ पढ़ा। आपको यहाँ पर थायराइड मेडिसिन लेनी होगी, थायरोनॉम के नाम से आती है, मैं उनको जानता हूँ तो मुझे मेडिसिन का नाम भी इसका पता है। अब वो ऐसे लेते हैं कि 75 mg लेना है, 50 mg लेना है, 100 mg लेना है। ये डिसीज थायराइड को कंट्रोल करते हैं, ये प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स। नेक्स्ट है हमारी सेवंथ हार्ट डिसीज। हार्ट डिसीज देखिए कैसे, अब ये पर्सन है, ये बच्चा है जो भी है, मूंछों वाला बच्चा है आप ये कह सकते हैं। तो इनकी यहाँ पर देखिए जो हम क्या कहते हैं इनको, ब्लड वेसल्स है ना, उनमें ये ब्लड क्लॉट होने के चांसेस है, या हम कहें कि यहाँ पर जैम होने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर जो गंदगी है, जो वेस्ट है, उसकी वजह से ये नैरो होती चली जा रही है हमारी ब्लड वेसल्स। तो आगे हम पढ़ते हैं, थियरी को समझते हैं क्या होता है। एक ब्रॉड कैटेगरी, भाई हार्ट डिसीज एक ब्रॉड कैटेगरी में आता है, जिसमें कि हमारी ब्लड वेसल्स अफेक्ट होती हैं, हमारा हार्ट अफेक्ट होता है। इसमें कॉर्नर आर्टरी डिसीज, हार्ट अटैक्स, हार्ट फेलियर, ये सब होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, और हार्ट डिसीज, हार्ट अटैक जिनको एक आध बार आ जाए तो आपको क्या लगता है कि वो खुश रहेंगे? नहीं रहेंगे भाई। जिनको हार्ट अटैक आ चुका है, फर्स्ट जो स्टेज होती है या जैसे भी उनको कहा जाता है, एक बार हार्ट अटैक आ जाए, दो बार आ जाए, तो थर्ड टाइम तक वो एक ही बार में असल में तो क्या हो जाएगा कि उनको ये चिंता रहती है कि कहीं फिर ना आ जाए, कहीं फिर ना आ जाए। तो हम बेसिकली बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। दुखी होंगे, सोशल गैदरिंग से बचने की कोशिश करेंगे, जितनी भी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज है उनसे विड्रॉल होना शुरू हो जाता है उन लोगों का, बड़े ही हम कहें कॉशियस रहना शुरू कर देते हैं, बड़ा ही, है ना। तो वो हार्ट केयर करना पड़ेगा भाई, डाइट तो प्लान करनी पड़ेगी, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन भी लेनी पड़ सकती है और काउंसलिंग भी करवानी पड़ेगी। सो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी डिप्रेशन और मूड डिसऑर्डर्स है जो क्रिएट कर सकती है। अब HIV, कैंसर और ब्रेन स्ट्रोक, जो कि तीनों ही इतनी सीवियर, अभी तक हो सकता है आप में से जो ऊपर वाली डिसीज हमने पढ़ी, ऊपर वाली जो हेल्थ कंडीशन हमने पढ़ी वो आपको नॉर्मल लग रही है, लेकिन अब तीनों को मैं एक साथ बता रहा हूं आपको। HIV एड्स, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो भाई अगर ये किसी को हो तो आप लोगों को पता हो कि साइकोलॉजी में आई थिंक अगर आपने नहीं, आप क्लिनिकल साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप काउंसलिंग वाला क्यों पढ़ेंगे।
लेकिन वहाँ पर एक प्रॉपर चैप्टर है HIV एड्स का। वहाँ जो लोग यहाँ इससे सफ़र कर रहे हैं भाई, उनको काउंसलिंग की सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी रिलेशनशिप नहीं बन पाती, सोशल इंटरेक्शंस बहुत कम हो जाती है, लोगों को डर लगता है कि कहीं इनको HIV है, मुझे HIV ना हो जाए, और इस तरह से उनको एक स्टिग्मा, एक धब्बा लग जाता है उनके ऊपर कि यार ये तो HIV एड्स का पेशेंट, इससे दूर रहो। तो इस तरह की कंडीशन में लोगों को मूड डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं HIV कंडीशन में। अब HIV क्या है? यहाँ पर एक ऐसा वायरस है जो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, और मल्टीपल वायरसेस उस टाइम जो अटैक कर देते हैं हमारी बॉडी पर, जिससे कि एक पर्सन की डेथ भी हो सकती है अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ना ले तो। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कैंसर। कैंसर भी, अब देखिए, अगर आपने कीमोथेरेपी का नाम सुना है, आई थिंक अगर ये स्पेलिंग गलत नहीं है तो कीमोथेरेपी, ठीक है। अब मैंने एक दो पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जिन्होंने कीमोथेरेपी करवाई। 8 स्टेजेस आई थिंक होती होंगी इसमें, जहां तक मैंने 2 लोगों को जानता हूं। तो 2 लोगों में कीमोथेरेपी का जो एक केसेस रहा है कि 8th स्टेज में बंदे की डेथ हो जाती है, ठीक है। और एक बंदा ऐसा है जिसमें 8 स्टेज के बाद वो रिकवर हो जाता है, और उसके बाद मतलब वो उसकी डेली लाइफ शुरू हो जाती है। तो अब किसी एक पर्सन को, जो ये पर्सन है आरव, आरव को पता चलता है कि उसको कैंसर है, और कैंसर में ये कीमोथेरेपी करवानी होगी, जैसा भी उसको कैंसर होगा, सिर्फ मैं एग्जांपल देने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। और आरव को ये पता चलता है कि 8th स्टेज तक जाते जाते एक तो हमारा हेल्थ बिल्कुल, आप देखेंगे अपने आप को, आपको शायद खुद से भी नफरत हो जाए, है ना? ऐसा भी हो सकता है। और इस सिनारियो में अगर आपको पता चले कि 8th स्टेज में जाने के बाद भी बचने के चांसेस क्या पता कितने हैं, मुझे नहीं पता, लाइफ इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी। तो ये जो स्ट्रेस है लाइफ का, लाइफ रिस्क कितना है यहाँ पर, तो वो मूड डिसऑर्डर क्रिएट करने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। बड़ी ही सीवियर कंडीशन है कैंसर वाली, ठीक है। और कैंसर क्या है भाई? एक अजीब से जो सेल्स है हमारी बॉडी में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि गड़बड़ हो गई भाई, समझ रहे हैं? तो चलिए, कैंसर भी समझा हमने, और ब्रेन स्ट्रोक को बात कर लेते हैं। अब ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी जो कि सडनली ब्लड की सप्लाई हमारे ब्रेन तक रोक देती है। जैसे ही ब्रेन तक ब्लड की सप्लाई रुकेगी तो क्या होगा? ब्रेन काम करना बंद करेगा, और काम करना बंद करते ही हम एकदम से डम, बिल्कुल डेड हो जाएंगे। अब ब्लड फ्लो कर रहा है तभी तो हम बात कर पा रहे हैं, तभी आप देख पा रहे हैं, तभी आप सुन पा रहे हैं, सारी कमांड्स यहां से आ रही है भाई। और ब्लड ही फ्लो नहीं करेगा, अचानक से ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंचा, तो बात खत्म, खेल खत्म, मामला खत्म, चलो चलते हैं आगे। और अगर अगर ऐसा किसी के साथ एक आध बार ऐसा हो जाए तो क्या होगा? बहुत बहुत बुरा होगा भाई। कई बार ऐसे केसेस देखे गए हैं, यहाँ पर एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक की वजह से एक पर्सन राइट हैंड को प्रॉपरली मूव नहीं कर पा रहा है, जिसे आप पैरालिसिस भी बोल सकते हैं। स्पीच डिफिकल्टीज, आपने देखा कुछ लोगों के चेहरे ना ऐसे घूम जाते हैं और उनको बोलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। कॉग्निटिव प्रॉब्लम भी आ सकती है, मूड डिसऑर्डर्स तो लाजमी है, वहां पर होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो फिजिकल इलनेस की वजह से जितने भी मूड डिसऑर्डर्स होते हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। और भाई, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, टॉपिक भी, लेसन भी, और डिसऑर्डर्स के बारे में जानकर भी, और कंटेंट भी आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेसन 12 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।